ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ पूरा वर्ल्ड ही कोरोना की मार चल रहा, पर इस वक्त जो हालात इंडिया विच ने वो बहुत ही ज्यादा एक कह लो कि क्रिटिकल सिचुएशन आप कह सकते हैं उन्होंने कि पब्लिक जिहड़ी है बहुत ज्यादा इंडिया की ये फेस कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, हर एक तरह की प्रॉब्लम झेल रही है, दवाइयां की कमी, बैड नहीं मिल रहे। ते पहले ही बहुत परेशान सी, उपरों एक नवी प्रॉब्लम आ गई है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस बारे जिवें ही सानू पता लग्या ते सानू महसूस होया कि नहीं साडा फर्ज बनता है एज ए मीडिया तुहानू सारिआं नू इस चीज बारे जानकारी देना। जिहड़ी पब्लिक, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों नाल कल इंडिया गल कीती तां काफ़ी लोगों नू इस बारे पता चल रहा है। जिवें जिवें इहदे पेशेंट वध रहे ने, लोकां दे विच इहदा डर वध रहा है, क्योंकि कुछ एक डॉक्टर दे नाल भी मेरी गल हुई जो ये कह रहे हैं कि एक कोरोना नाल भी ज़्यादा डेंजरस बीमारी है अगर इहदा समय ते इलाज ना किया जाए तो। सो कुछ लोगों नाल मेरी नॉर्मल लोगों नाल गल हुई तो उन्होंने अपनी अपनी जो धारनावां सी वो दित्तियां। सो उसनूं देख के मैनूं लग्या कि नहीं, पब्लिक नूं सही जानकारी देना बहुत जरूरी है तां जो लोग इस बीमारी तो सुरक्षित रह सकन अते इसदा इलाज सही ढंग नाल कर सकन। उस विषय ते ही असीं गलबात करन लई अज जुड़े हां। साडे नाल साडे स्टूडियो दे विच हाज़र हैं डॉक्टर क्षितिज आचार्य जी, जो कि ENT स्पैशलिस्ट ने इंडस हॉस्पिटल दे विच ते 10 साल दा इन्हां दी प्रैक्टिस है, बहुत ही सीनियर डॉक्टर ने। ते इस दे नाल ही साडे नाल ने डॉक्टर जग कालरा लॉन्ग आइलैंड तो जो कैंसर स्पैशलिस्ट ने, ते नाल ही साडे नाल ने अरुणा जी। अरुणा जी नूं तुसीं जाणदे हो, पिछले 3 शो साडे नाल हो चुके हैं। किसान 24 आवर्स 7 डेज 24 आवर्स 7 डेज न्यूज़ दे चैनल दे फाउंडर ते रिपोर्टर जर्नलिस्ट 30 इयर्स दा एक्सपीरियंस इन्हां नूं। ते सो असीं अज आपां गलबात करांगे इन्हां सारिआं दे नाल अते तुहानूं जानकारी देणगे साडे डॉक्टर साहब की इस बीमारी तो किवें सुरक्षित रहा जा सकता है। सो सारिआं दा बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर क्षितिज जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। डॉक्टर जग कालरा जी, अरुणा जी, वेलकम टू द प्रीतनामा शो। सो आपां गलबात की शुरुआत करते हैं डॉक्टर क्षितिज जी तो। क्षितिज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम यू आर गिविंग अस। सो हम आपसे ये आज पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन एक बार हमारे दर्शकों को आप खुद भी दें, और दूसरी बात फिर हम आप ये बताएं कि ये जो ब्लैक फंगस है ये है क्या, डॉक्टर क्षितिज। थैंक यू प्रितपाल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस लायक समझने के लिए कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरी क्वालिफिकेशन है कि I'm MBBS MS from PGI चंडीगढ़, एंड फॉर द पास्ट 11 to 12 years मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी छोटी सी टीम है एंटी डॉक्टर्स की, हम लोग मिलकर चंडीगढ़ मोहाली में प्रैक्टिस करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपने बोला ब्लैक फंगस है क्या। सी ब्लैक फंगस इज नथिंग न्यू। मतलब मैं इसको 15 सालों से देख रहा हूँ और ये लिटरेचर में बहुत सालों से और 85 सालों से इसके केस डॉक्टर्स देख रहे हैं। फंगस हम समझते हैं फंगस एक कीटाणु होता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वैसे ही फंगस होता है। आप अगर घर का खाना बाहर छोड़ दो बिना फ्रिज के तो उस पर कुछ उग जाता है, सफेद सफेद हरा हरा, क्रॉप्स को भी खराब कर देता है। दिस इज फंगस। अब इसी में ये सारी फंगसेस के जो बीज होते हैं, इनको हम स्पोर बोलते हैं, ये सांस के रास्ते हमारी नाक में और मुंह में वैसे ही पड़े रहते हैं। अगर मैं टेस्ट करूंगा हेल्दी बंदे को भी तो उसके भी निकल आएंगे थोड़े से। लेकिन हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन लड़ने की ताकत है, वो इनको अलाउ नहीं करती कि ये हमारी बॉडी के अंदर घुसे। ऐसा समझिए कि घर का दरवाजा बंद है, घर के दरवाजे के बाहर चोर खड़ा है, पर वो घर के अंदर नहीं आ पा रहा। समथिंग लाइक दिस। अब जो पेशेंट्स पहले अनकंट्रोल्ड डायबिटिक होते थे, या HIV का पेशेंट, एड्स का पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जिसके बारे में डॉक्टर कालरा मुझसे अच्छा बताएंगे आपको,
इन सारे पेशेंट्स की इम्यूनिटी, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। सो फंगस को और कीटाणु को मौका मिल जाता है बॉडी में अटैक करने का, अंदर घुसने का। तो ब्लैक फंगस आपने पूछा स्पेसिफिकली क्या है, सो आई ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड, आई होप मैं आपको समझा सकूं। हमारी बॉडी में खून की पाइप्स होती हैं जो हर जगह को ब्लड सप्लाई करती हैं, राइट। खून क्या देता है? न्यूट्रिशन, खाना और ऑक्सीजन। तो एक ब्लैक फंगस होती है, इसको हमारी भाषा में लिवर बोलते हैं। ये फंगस खून के पाइप के अंदर ग्रो करती है, और मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ समझाने पर्पज से, समझ लीजिए आयरन इसका खाना है। सो खून की पाइप के अंदर ग्रो करेगी, आयरन इसका खाना है। तो जहां जहां ये जाएगी वहां वहां की खून की पाइपें ब्लॉक होती जाएंगी। अब अगर कोई मेरी बॉडी का ऑर्गन है, उसकी खून की पाइप ब्लॉक हो गई, तो उसको ना ऑक्सीजन मिलेगी ना न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो सब मरता जाएगा, वो ब्लैक होता जाएगा, राइट। सो इसी वजह से इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, क्योंकि जहां जहां जाती है वो हिस्सा मर के ब्लैक होता जाता है। सो इट इज नथिंग न्यू, बहुत सालों से है, हम लोग रेगुलरली पेशेंट देखते हैं, पर नो डाउट अभी इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न कि नंबर ऑफ पेशेंट्स अचानक से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बट डॉक्टर साहब, ये आप जैसे कह रहे हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और फंगस हम भी जानते हैं कि ये चीज कोई न्यू नहीं है, लेकिन जो अभी ब्लैक फंगस का जिसको नाम दिया है, उसके एकदम से पेशेंट बढ़ने के कुछ तो रीजन होंगे। कुछ इसमें क्या ऐसी क्या बात हो गई कि एकदम से इतने पेशेंट बढ़ने लगे हैं? मैंने कल न्यूज, मुझे तो, हम लोगों को तो यहाँ न्यूज ही इंडिया की पता चलती है कि अमृतसर में काफी जो 5 लेडीज बता रहे हैं और कुछ मेंस बता रहे हैं जिनकी इस फंगस की वजह से डेथ हो गई। तो कल चंडीगढ़ में भी मुझे यही पता चला डॉक्टर डिम्पी से भी कि काफी पेशेंट इसके आ रहे हैं, और लोगों में एक सहम सा फैल गया है। क्योंकि जो फंगस हम लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं न्यू है, वो तो काफी समय से, जैसे किसी को पानी में इन्फेक्शन हो गया, किसी को कुछ खारिश हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो फंगस जैसा हो जाता है, जैसे कि आप बता रहे हैं। और हम भी मतलब जो हमने भी सुना है, देखा है। लेकिन इस चीज के बारे में ये 2-3 रोज से जो लगातार लोगों में एक सहम सा बनता जा रहा है, और लोगों की कई तरह की धारणाएं लोग अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से ये चीज फैलने लगी है? प्रीतपाल जी, आई मस्ट से कि आपने मुझसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा है आज का ये। बिल्कुल, ये मस्त, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि बिकॉज आप अगर पब्लिक को थोड़ा सा बताएंगे तो वो अपनी धारणाएं बदलेंगे और फॉलो करेंगे, और आई थिंक वो सेफ कर पाएंगे। सो आई थिंक डॉक्टर कालरा मुझसे एग्री करेंगे कि आजकल हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के जमाने में, कि हमारे पास सबूत होना चाहिए हम जो भी कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग मन से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सो अभी सही में एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि ये केस ज्यादा क्यों आ रहा है, पर जो पॉसिबल कॉजेज है मैं आपको बता देता हूँ। एक कहा जा रहा है पॉसिबल कॉजेज है कि एक दवाई होती है स्टेरॉइड्स, उनका बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है कोविड में, और कोविड में लाइफ सेविंग है, जिंदगी बचा रही है लोगों की। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में वो घरों पे पेशेंट्स खाए जा रहे हैं, बिना पर्चे के खाए जा रहे हैं, पेशेंट में दर्द आ गया या किसी में जरूरत है, उनके लंग्स खराब है, उनको ज्यादा देनी पड़ रही है। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो अगर लॉन्ग डोज में ज्यादा टाइम मिले तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो एक कॉज शायद ये माना जा रहा है सबसे कॉमन। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या है? डॉक्टर कालरा ने भी पेशेंट्स देखे होंगे, कई सारे पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड देना ही पड़ता है मेडिकल फील्ड में, और हर पेशेंट ये डेवलप नहीं करता। सो दिस इज अ पॉइंट अगेंस्ट इट। सेकेंड चीज, ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है मेडिकल ग्रेड होती है और एक इंडस्ट्रियल ग्रेड होती है। तो जब ऑक्सीजन की शॉर्ट थी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने हेल्प के लिए कंट्री की अपनी जो इंडस्ट्री उसको सिलेंडर्स में डाल के पेशेंट्स के पास भेज दिया। अब जितनी वो फिल्टर होती है ऑक्सीजन, जितनी क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं होता, थोड़ा बहुत कंटामिनेशन उसके अंदर होता ही होता है। थर्ड, ये बोला जा रहा है, अब अगेन ये सब पॉसिबल कॉजेज हैं, कुछ भी पक्का नहीं है। जैसा आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि फंगस फीड करती है एक चीज जिसपे आयरन, और आयरन का उठा के बॉडी में घूमता है एक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिटिन। थोड़ा मेडिकल हो रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर समझिए कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे कार की जरूरत है, तो आयरन के लिए वो कार फेरिटिन है। तो
क्वेश्चन में देखा गया कि जो फेरिटिन का लेवल वो 100 गुना, कई हजार, और जब वो बहुत, तो आयरन शायद बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फंगस को खाना बहुत सारा मिल जाता है और फंगस इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारे पॉसिबल कॉजेज हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा कॉज है कहना मुश्किल है, लेकिन इन सबसे बात ये निकल कर आती है, जो हम लोग सेफ, आपने बोला पेशेंट को क्या होना चाहिए, कि कोशिश करें कि जो दवाइयां लें वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब लें। ऐसे इंडिया में चलता है मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली, चलो ये खा लेता हूँ, 5 दिन और खा लेता हूँ, ऐसे ना करें। डॉक्टर्स नोज कि कितना आपको डोज कितने टाइम तक देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग इज कि अब तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी काफी हद तक कवर कर ली गई है, काफी हद तक बहुत सारे जगहों में। सो आई बिलीव मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कई जगह मिल पाएगी। लेकिन अगर किसी को भी थोड़े से भी इसके साइंस लगते हैं, तो लाइक यू सेड प्रितपाल, वेरी करेक्ट, कि इसका जो केस फैटेलिटी रेशियो है, यानी कि कितने पेशेंट्स को इसमें से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, वो कोविड के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसमें अर्ली ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सो अरुणा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप तो दिल्ली में जो वर्क कर रही हैं और लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, वहां पे तो फार्मर्स की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी है, तो आप आपके वहाँ इसके बारे में कोई वहां पे भी पेशेंट आ रहे हैं दिल्ली में भी ऐसे कुछ, या लोगों को पता है इसके बारे में कुछ? दिल्ली में अभी डेथ भी हो गई है, और अभी कल सीएम ने 3 हॉस्पिटल में एक स्पेशल किसी का ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए एक क्या कहते हैं डिवोटेड हॉस्पिटल स्टार्ट करवा दिए हैं। और 2 दिन पहले है एलजी ने हाई पावर कमेटी मीटिंग की थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत इमीडिएटली एक्शन लेते हुए इस मामले में, कम से कम कोरोना की तरह नहीं, इसमें लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप इस पे एक हेल्थ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है, हेल्थ इमरजेंसी हेल्थ एक्ट है हमारे इंडिया में, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपने अपने हॉस्पिटल, अपने अपने स्टेट में इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज ब्लैक फंगस के लिए डिवोटेड हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की टीम एकदम रेडी कर दीजिए। और अभी तक हमारे यहाँ 7,500 डेथ पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो मेरे पास डेटा आया है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ कल तक 7,250 और मान लीजिए 7,500 डेथ हो चुकी है। और फर्स्ट हमारा जो इस देश कंट्री में चल रहा है उसमें है इसका महाराष्ट्र, देन अपना गुजरात, 3rd नंबर दिल्ली है, दिल्ली में लगभग 300 हुए हैं, और 1100-1200 महाराष्ट्र में, नहीं 1500 के आसपास महाराष्ट्र में, 1100 से ऊपर दिल्ली में, गुजरात में डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1500 के आसपास, 1100 के आसपास गुजरात में, और फिर दिल्ली में, और पंजाब अभी 5वें नंबर पे है। पंजाब में अभी बहुत ही कम हुई है, लेकिन ये मान लीजिए कि 7,500 लोग कुछ ही दिनों में सिर्फ ये ब्लैक फंगस के कारण मर गए हैं। और उसमें जो भी केस हिस्ट्री जो आ रही है, जो हम न्यूज़पेपर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, बट एज ए जर्नलिस्ट जो हमारे सामने जो डेटा आ रहा है, एज ए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उस हिसाब से एकदम स्पीडी ये फैल रही है बीमारी। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सारी डेथ जो हुई है वो ब्लैक फंगस की वजह से हुई है, हाँ, ना कि कोरोना की ये वजह। ऑफिशियली मैं जब भी बात करती हूँ गवर्नमेंट के डेटा के बेस पे बात करती हूँ, ये ऑफिशियल डेटा है। ऑलमोस्ट 7,500 ये ऑफिशियल डेटा है। अभी और कैसे हो रही है वो नहीं, मैं सिर्फ ऑफिशियल डेटा को, क्योंकि देखिए हम लोग इस समय कोरोना हो या जो भी हो, जैसी बीमारी की स्थिति में हम लोगों को एकदम गवर्नमेंट के डेटा को ही कोट करना है और रिलाई करना है। मैं कल बढ़ा के बोल दूं, कम करके बोल दूं, माइल्ड करूं, ये कोई, हम सिर्फ गवर्नमेंट डेटा को ही ऑथेंटिक मानते हैं और उसी को कोट करते हैं। तो उसी हिसाब से 7,500 का डेटा आ चुका है मेरे पास, 7,250। जैसे भी जो सरकारी आंकड़े होते हैं वो इंडिया में सच्चाई से कम ही दिखाए जाते हैं, तो इसका मतलब जैसे कोरोना के 20% भी नहीं दिखाएंगे। वही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हो सकता है इससे ज्यादा ही हो,
लेकिन क्योंकि हाँ। सरकारी आंकड़ों के बारे में जो बात आजकल सबको पता है कि वो तो हमेशा ही कम ही गिनती से कम दिखाते हैं. सो दिस इज रियली डेंजरस. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग टू डॉक्टर क्षितिज, यू कैन आस्क टू. देखिए इसमें क्या है ना कि ज्यादातर कोरोना की जिन पेशेंट ही है जिनकी डेथ हुई है, और कोरोना के पेशेंट ही हैं जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ये डेटा है. ठीक, थैंक यू सो मच अरुणा जी. डॉक्टर कालरा की मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसके बारे में, क्योंकि फंगस जो है मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो फंगस यूएस में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, खासतौर हमारे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ऐसे एरिया में जहाँ पे वेदर हमेशा नमी रहता है और धूप बहुत कम खिलती है. इवन समर भी जो होता है, समर अभी हमारे समर चल रहा है, लेकिन फिर भी देखो वेदर है एकदम से कभी गर्म हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो ठंडा ही रहता है, कूल रहता है. तो नमी होती है हमारे घरों में. यहाँ तो आमतौर पर लोगों को फंगस की होती है, लेकिन जब जो ये ब्लैक फंगस आई है जो इंडिया में इस समय इससे डेथ हो रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये फंगस और जो हमारे ऑलरेडी लोग इतने पेशेंट, मोस्ट ऑफ द 65% 70% मैंने देखा है कि हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में फंगस के पेशेंट होते ही होते हैं, वो किसी भी तरह की फंगस हो, लेकिन इन्फेक्शन उनको रहती है. तो डॉक्टर जग, आप इसके बारे में क्या कहते जी नमस्ते आपके सब दर्शकों को, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड यहाँ गुड मॉर्निंग. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं तो देखिए इन्होंने जो आंकड़े बताए, आई एम रियली सरप्राइज. इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. डॉक्टर क्षितिज जी ने बताया कि जो फंगस है इट्स वेरी कॉमन एवरीवेयर. आप लोग खुद सोचिए, सिर में सिकरी हो जाती है, दैट्स अ फंगस. और जब नेल्स में फंगस लग जाता है, मुंह में फंगस, रश देखिए जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, मुंह में व्हाइट व्हाइट आते हैं, दैट्स अ फंगस. सो फंगस तो बहुत कॉमन है, सब जगह है. ब्रेड अगर आप घर में छोड़ दें गर्म जगह में, फंगस आ जाता है. तो फंगस इज वेरी कॉमन. जो ब्लैक फंगस की बात करें, इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, एक तरह का फंगस है, लेकिन हमेशा से रहा जैसे उन्होंने कहा. लेकिन आजकल लोगों की इम्यूनिटी जो कम हो गई, जैसे स्टीरॉइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो 35 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे पास बहुत केसेस थे ENT के कि फंगस होता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता था क्योंकि बॉडी इज एबल टू हैंडल इट. लेकिन अब जो कोविड के टाइम में ऑक्सीजन लंग्स में अगर वैसे भी कम है, और मैंने देखा कि लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं बिना, जैसे बोला, बिना डॉक्टर्स के. नोज में स्टीरॉइड डाल दिए, स्टीरॉइड की दवाई मिल गई. तो ये जब भी उसको मेडिकली नहीं देखा जाता, स्टीरॉइड तो देखिए मैं तो 2-3 साल तक देती हूँ पेशेंट को. और एक जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. मोस्ट केसेस आर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. आपने जैसे बताया आयरन का, लेकिन शुगर का और एसिड का बहुत इम्पैक्ट है. ये स्पोर्स म्यूकर के जो होते हैं स्पोर, और लंग्स में ज्यादा जाते हैं. लेकिन आपने तो बहुत केसेस देखे हैं साइनस की प्रॉब्लम और आई की प्रॉब्लम. मुझे लगता है मैंने कभी कभी देखे हैं, ज्यादा केस नहीं देखे हैं, कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट में जो फंगस होता है वो एस्पेरजिलोसिस ज्यादा कॉमन है, म्यूकोरमाइकोसिस कम कॉमन है. आप डॉक्टर तो ज्यादा बताएंगे कि लोगों को कैसे अवेयर करना है, क्या साइन है, क्या सिम्टम है. तो मैं तो कहती हूँ प्रिवेंशन के ऊपर भी हमको बहुत जोर देना चाहिए. बिल्कुल सही डॉक्टर जग, आपने जैसे बताया कि बिल्कुल फंगस का तो प्रिवेंशन के साथ ही रोका जा सकता है. और डॉक्टर क्षितिज भी जैसे कह रहे हैं कि इंडिया में लोगों को आदत होती है कि अपने आप ही गए केमिस्ट शॉप पर, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी मेडिसिन ले लिया, मेरे को लाल गोली दे दो, हरी गोली दे दो, बहुत सारे जैसे कि ऐसे सुनते हैं. लेकिन अभी तो टाइम बदल गया है, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से अपने आप ही जाके बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं. सो डॉक्टर क्षितिज, आई थिंक जो बिना प्रैक्टिस के, जैसे मैंने देखा है कि झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं जिनको, तो इंडिया में बहुत ज्यादा इसका भी चल है. तो हर नुक्कड़ पे दुकान खोल के बैठे हैं, वो भी गलत दवाइयां देते हैं. तो डॉक्टर जग जैसे कह रहे हैं कि हमारा कोरोना के टाइम में वैसे भी इम्यूनिटी सिस्टम लोगों का कम है, पेशेंट जो होते हैं. तो आई थिंक ये भी एक रीजन हो सकता है कि गलत दवाइयां खाना और गलत डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना
ये भी हो सकता है। लेकिन चलो हम उस टॉपिक में ना पढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पब्लिक को आगाह करें कि अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके क्या सिम्टम कुछ अगर आप बता सके तो बेटर है, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि ये चीज है तो हमने जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक्चुअली मेरे ख्याल से इसको प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब शुरू हो रहा है कि सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस कैसे करना है इसका। सो लाइक डॉक्टर जस्ट सेड, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था कि इट यूजुअली स्टार्ट्स विद नोज। देखा गया कि ब्लैक फंगस सबसे पहले अटैक करती है नोज का मास होता है उसके थ्रू। तो फर्स्ट सिम्टम्स क्या आते हैं ज्यादातर पेशेंट्स को? एक तो सोचते हैं हिस्ट्री, लाइक शी सेड, पेशेंट यूजुअली कोविड या पोस्ट कोविड होगा, पेशेंट यूजुअली उनकी शुगर हाई रहती होगी, जरूरी नहीं है, तो ये पेशेंट दे आर मोर हाई रिस्क। इसके अलावा अगर पेशेंट की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पर है, कैंसर की थेरेपी चल रही है, HIV है, तो ये पेशेंट्स को ज्यादा सतर्क रहना है। किन चीजों के लिए सतर्क रहना है वो अपन बात करते हैं। पहला सिम्टम्स यूजुअली आता है नंबनेस ओवर फेस, यानी जो फेस का ये वाला हिस्सा है, या में पेशेंट को लगता है कि मेरे को सुन सा लग रहा है। उसका रीजन ये होता है कि नोज के नीचे और आंख के नीचे से एक नर्व निकलती है, वो नस यहाँ से निकल के इस चेहरे के इतने को सप्लाई करती है। तो फंगस जो होती है उस नर्व के अंदर जो खून की सप्लाई होती है उसको ब्लॉक कर देती है, नर्व मर जाती है। ये नर्व मरी तो इतने हिस्से में सुन होगा। सेकंड हो सकता है पेशेंट को उनको लगेगा कि नाक मेरी सूखी सूखी है, ड्राइनेस इन नोज। ड्राइनेस इन नोज इज अ वेरी माइल्ड सिम्टम, हम नॉर्मली केयर भी नहीं करते नाक सूखी सूखी लग रही है। बट अगर आपको ये जो रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने बोले, डॉक्टर साहब ने और मैंने, और इसके साथ में अगर पेशेंट को नमनेस ओवर फेस और ड्राइनेस इन द नोज है तो उनको केयरफुल रहना है। ब्लीडिंग वगैरह इसमें ऑलमोस्ट कभी नहीं होती क्योंकि तो ब्लड सप्लाई को ही रोक देती है। नाक बंद होगी, दिस इज द थर्ड सिम्टम। चौथा सिम्टम जो पेशेंट्स को होगा, उनको ब्लैकनिंग दिख सकती है। कहाँ पे? तालू पे, अंदर। बिकॉज जो तालू है ये नाक का फ्लोर है, जमीन है, इसके ऊपर नाक है। तो अगर तालू में लिख रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, व्हाइटिश हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, दैट इज अगेन सस्पिशियस। नेक्स्ट होता है जो, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे लिए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेशेंट की आई रेड हो सकती है या उनको लग सकता है मेरी आंख की रोशनी कम हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उनको और कुछ भी नहीं लगे, सीधे ये लगे कि मेरी आंख की रोशनी कम हो रही है और मेरे जो है या आंख लाल हो रही है या आंख हिलने कम हो रही है, डबल दिख रहा है। अगर आंख का भी कोई सिम्टम लग रहा है इन सब रिस्क फैक्टर के बारे में, तो पहला डायग्नोसिस जाएगा कि पहले आप ब्लैक फंगस को रूल आउट कीजिए डॉक्टर के पास। और ये सबसे कॉमन सिम्टम हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, आप लोग एग्री करेंगे, ये सारे सिम्टम्स यूजुअली नॉर्मल सर्दी, जुकाम, एलर्जी, हर्पीज इन सब में भी होते हैं। तो इसलिए पेशेंट्स कई बार डिले कर जाते हैं। ओके, दिस इज नथिंग, ये तो कुछ नहीं है, मैं ये डाल लेती हूँ, वो डाल लेती हूँ। बट अगर इन रिस्क फैक्टर्स के साथ में जो हम लोगों ने एन्यूमरेट करे, आज के टाइम में ये कोई चीज हो रही है, तो मिनिमम जो आपको करना है वो यू हैव टू गो टू एन ENT और एक बार अपनी एंडोस्कोप होता है उनके पास, एक दूरबीन हमारे पास, नोज में डाल के एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कुछ चल तो नहीं रहा। दिस इज द मिनिमम जो कि हमें करना है। और इंडिया में इट इज वेरी इजी टू गेट टू अ स्पेशलिस्ट, अनलाइक US. Yes, you are right. So, डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं आपसे एक क्वेश्चन सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछना चाहती हूँ, अपने लिए समझने की। अगर मान लीजिए हमारे कुछ भी नहीं है, लेकिन कान के पीछे वाले हिस्से में इस जगह पे पेन रहता है, पीछे वाले हिस्से में स्लो पेन रहता है, तो इसका कोई ताल्लुक तो नहीं इस चीज के साथ? क्योंकि ये चीज जो है, मैंने काफी पेशेंट देखे और खुद भी मैं समझ लीजिए मेरे को भी ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि इस जगह पे पीछे, कान के पीछे वाले हिस्से में बहुत पेन रहता है, और कभी कभी तो हल्का हल्का 24 आवर रहता है, और कभी ज्यादा होता है, कभी बिल्कुल होता ही नहीं। हालांकि मेरे तो ENT टेस्ट मैंने स्पेशलिस्ट से 2-3 बार करवाया, नथिंग आई हैव, बट मैं फिर भी इसलिए पूछ रही हूँ कि ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इसका कोई इस चीज से लेना देना या हो सकता है अलग अलग, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप बताएं कुछ। कान के अंदर नहीं, जस्ट कान के बैक साइड, दोनों साइड पे पीछे। ठीक है। सो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में, लेकिन देखो मेडिकल फील्ड ऐसा है कि इसमें कुछ भी ना नहीं कह सकते, एनीथिंग इज पॉसिबल। हम लोग हमेशा बात करते हैं मोर चांस, लेस कॉमन, मोर कॉमन।
सो मैं इतना बोलूंगा कि जो आपने मुझे बताया है कान के पीछे पेन होना और कुछ नहीं एज अ सिम्टम ऑफ ब्लैक फंगस, और जबकि बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल है, ये हाईली अनलाइकली है। जी बहुत कम उम्मीद है कि इसमें कुछ होगा। ठीक ठीक। फिर भी एक्चुअली मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था क्योंकि ये एक्सपीरियंस नवंबर में, तो उसके बाद ओके अभी तो मैं ठीक हूँ। तो मेरी आवाज चली गई थी, जैसा कि डॉक्टर डिम्पी को भी पता है कि मेरी आवाज चली गई थी। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो अभी मुझे माइग्रेन का भी है, और एमिगेलिटी नाम का इंजेक्शन जो है वो मंथली मैं लेती हूँ। I am feeling better with that, but this pain little bit I feel this pain, so that's why just अपना डाउट दूर करने के लिए मैंने आपसे पूछा। एक बात मैं बोल देती हूँ कि जो आंख, नाक और कान है सारे कनेक्टेड है ना। यहाँ पेन होएगी, आंख में जाएगी, दांत में जाएगी, कान में जाएगी, दे आर ऑल कनेक्टेड विद द ट्यूब्स। डॉक्टर साहब ENT बताएंगे एसोसिएशन ट्यूब है, वो कनेक्टेड है। तो कभी कभी तो पेन अगर आपको साइनस प्रॉब्लम होगी, दैट्स द मेन थिंग विद दिस फंगस is the chronic sinus problem, which so many people have, allergic sinus, this sinus. So it gets very confusing कि black fungus के भी वही symptom है जो allergic symptom के। Only thing is it does not get better. Then you have to, after your local treatment, जब हम inhalation लेते हैं, humidity लेते हैं, आप बताएंगे अभी treatment, उससे ना better होए, then we must go see an ENT. It's uncommon fungus, but if it happens, it could be very serious, ऐसे हम बात कर रहे हैं. So I think during this age, especially what's going on right now, it's very important कि कोई भी ऐसा वाला symptom ignore ना करा जाए। आपका तो नहीं है problem, मुझे पता है। I'm happy to कि मेरी रिपोर्ट सारी जो है बिल्कुल I know अंदर से ENT से मैंने डाउट के ऊपर, अगर आप बार बार क्यों आ जाते हैं, आप कुछ नहीं है तो, but I feel pain. I think no, you're doing the right thing. You're absolutely doing the right thing. बार बार क्यों आ जाते हैं? Because you're not feeling good. You're not feeling better, so you need to go बार बार. Yeah, so he said you don't have any kind of problem, your ENT problem, and Right. मेरा जो MRI वगैरह सब कुछ सही है। लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि कई बार मेरे जैसे धारणा बना ले कि देख के कि कहीं मुझे भी ये प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि रिपोर्ट सही है मेरी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इंडिया में किसी को ऐसे आता है तो उसको भी अपनी रिपोर्ट जरूर करवानी चाहिए मेरी तरह, ताकि अगर सही है तो सही रहे, नहीं तो फिर वो डॉक्टर से ले लेके मेडिसिन ना खाते रहे। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है। जैसे इंडिया में यहाँ एक तो काफी पॉपुलेशन है, डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है, अब वो सब दिख ही चुका है। हम आ गई कोरोना से अभी निकल रहे हैं, उसके बाद ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन सारा फैल रहा है। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, इंडिया के हिसाब से, इंडिया के लोगों के हिसाब से यहाँ आप क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? एक कि ताकि सवाल एक, दूसरा सवाल कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना ही पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट होके ठीक होके आए हैं? ये दो मेरे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से। बिल्कुल आपका जेन्युइन क्वेश्चन है। इनके मैं अरुणा जी सारी भाषा में कुछ चीजें बताता हूँ जो आप जनता की हेल्प कर पाएंगे उससे। पहले बात करते हैं कि ज्यादातर पेशेंट पोस्ट कोरोना क्यों है। ये वही पॉइंट्स जब तक डिस्कस हुए हैं उन्हीं को मैं समराइज करता हूँ, आपको आई थिंक इजी हो जाएगा। एक, कोई भी अगर बड़ा इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो उस टाइम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो ही जाती है। तो कोरोना ऐसी चीज है तो पूरी बॉडी को अच्छे से अफेक्ट कर रही है। कोरोना के टाइम में कई सारे ऐसे केमिकल्स बॉडी में निकलते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को फिर से परेशान कर देते हैं, वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती। कोरोना के टाइम में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि फंगस के खाने का काम करते हैं, मतलब उसको जो फूड चाहिए वो फूड है, ये समझिए। प्लस कोरोना के इलाज में जो दवाइयाँ दी जाती है वो भी फंगस के अटैक करने में फंगस की हेल्प करते हैं। तो सारी चीज जुड़ गई, देयर इज नो वन पॉइंट, यू नो, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, तो मिल ज्यादा हो गए। शायद ऑक्सीजन की बात भी, मैं इसका श्योर नहीं हूँ, रिसर्च बताएंगे। अब कमिंग टू द प्रैक्टिकल मैनेजमेंट, लाइक डॉक्टर जस्ट सेड, इनकी बात में अभी जिन्होंने लास्ट बोला 2 पॉइंट्स थे विच इज अ वेरी गुड वर्ड। एक शुगर,
अनकंट्रोल्ड डायबिटिक अगर कोरोना के साथ में हो तो आपको होने का चांस ज्यादा है। शुगर कंट्रोल, मैडम अरुणा जी, हमारी इम्यूनिटी की सबसे घातक है, तो शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो आपको बहुत हाई रिस्क करो अगर आपको कोरोना भी है और आपको शुगर भी है, और वो भी अनकंट्रोल। सेकेंड थिंग, अगर जो मैंने चीजें बताई 5-7, सुनपन, नाक में ड्राइनेस, आईज में कुछ, अगर वो कुछ ऐसा हो रहा है लाइक डॉक्टर साहब सेड कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। तो अगर नॉर्मल सर्दी होगा तो 2-4-5 दिन में कुछ तो बेटर होगा। पर अगर आपके सिम्टम्स 2-3-4-5 दिन हो गए और ठीक नहीं, और आप इन कैटेगरी में से हैं, कोरोना, डायबिटीज, कुछ और जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, तो आपको पक्का कुछ भी हाल में आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस में जितना जल्दी आप मिल लिए, जितना जल्दी इलाज शुरू हो गया, बचने के चांस उतने ज्यादा है। टाइम का गेम है जी, सारा गेम टाइम का है। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने बोला इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग पेश करते हैं। वन इज अगेन द शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल बेड्स, अरुणा जी, बिल्कुल सही बात है, वो अभी भी है। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ ईएनटी सर्जन्स जो इसमें डील करते हो। हर ईएनटी सर्जन म्यूकोरमाइकोसिस में डील नहीं करता, दैट इज द प्रॉब्लम। थर्ड इज, अभी जैसे हम लोग, जैसे अभी रेमडेसिविर के साथ में हुआ था, कुछ कुछ वैसी सिचुएशन आजकल मैम हम लोग एम्फोट्रेसिन भी जो इसकी दवा उसके लिए फेस करते हैं। मेरे पास 4 पेशेंट एडमिटेड है, 3-4 पेशेंट, और वो बेचारे खुद ढूंढ ढूंढ के अपनी दवाई ला रहे हैं कहीं कहीं से, क्योंकि मार्केट से दवाई गायब हो गई। सो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट रेडी है इलाज कराने को, देखिए पेशेंट आ गया, पेशेंट एडमिट हो गया, लेकिन मैं दवाई कहाँ से दूंगा? सो ये सारी प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। मेरे पास आपके सवाल बहुत कठिन है, एक जवाब नहीं है, लेकिन किस ना किस तरीके से कराना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब आप देखिए, एक हफ्ते में 7,250 केस एकदम आना, गवर्नमेंट रूल्स को कह रही है, आ गए हैं। 200 से ऊपर डेथ हो गई हैं पूरे वो। और अभी मैं देखिए, अभी मुझे अपडेट आया कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश और झारखंड में भी स्पेशल फोर्सेस वो डिपार्टमेंट बना दिए गए स्टेट गवर्नमेंट ने, और वो भी हाई रिस्क पे है। सो कितनी तेजी से फैल रहा है, उससे तेजी से हमें फैसिलिटीज होनी चाहिए मेडिकल, वो मुझे लगता है कि हो नहीं पा रही। हाँ, अब मेरा तीसरा हाँ, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, ये कोरोना शील्ड या कोरोना वैक्सीन जो भी हम लोगों को लग रही है, वो क्या इसमें कुछ हेल्प करती है हम लोगों की इस पे फंगस वाले उसमें? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कोविड शील्ड जो कहते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, नो कनेक्शन। पर एक बार फिर भी एक बार डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, एक बार डॉक्टर साहब से कंफर्म कर लेते। मैं कुछ बोलती हूँ कि या बिल्कुल केसेस बहुत है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन जनरल पब्लिक जिनको कोविड है, ज्यादा नहीं है, उनको अवेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि क्या कर सकते हैं वो, कि बचे इससे। ट्रीटमेंट उन्होंने बोला एम्फोटेरिसिन इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स, इट्स आईवी एंटीबायोटिक्स, इट्स ऑलरेडी इन शॉर्टेज। द माउथ वाले एंटी फंगल डोंट वर्क ऑन म्यूकोरमाइकोसिस, अनफॉर्चुनेटली नर्स वाले भी नहीं काम करते, इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो लेकिन जिनको भी नहीं है उनको लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो मेरे को बिल्कुल ठीक लगता है कि जो मास्क हम लगाते हैं, कोई भी कपड़ा, उसको रोज साफ करें। जो भी हम कर रहे हैं, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। क्लीन योर मास्क, यूज द सैनिटाइजर। इफ यू आर गार्डनिंग, बिकॉज वेदर अच्छा हो रहा है तो गार्डनिंग करते हैं, ग्लव्स पहने और मास्क पहन के गार्डनिंग करें, बिना चाहे अपने घर में बैठे हो, क्योंकि जो मोल्ड है वो बाहर हवा में है। तो ये थोड़ी सी प्रिवेंशन की यहाँ भी वहां भी कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट को तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथ पैर खूब साफ रखे, कहीं से भी फंगस घुस सकता है। तो ये एक और बात मैं और कहनी, जो खाना जब होता है हमारा फ्रिज में पड़ा होता है थोड़े दिन के लिए, हम सबको टेम्पटेशन होती है ठीक होगा ठीक होगा, अगर कोई भी लगे मोल्ड है या नहीं भी मोल्ड है, 2 दिन के बाद में खाना फेंक दो उसको। तो मेरे को लगता है ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, छोटे छोटे हैं, लेकिन अवेयरनेस इज बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी। डॉक्टर कालरा जैसे आप कह रहे हैं कि गार्डनिंग, ये पेड़ पौधे, ये सब में फंगस है नेचुरली, जो यूरिया है और ये सब उसकी खाद वगैरह जो होती है उसमें फंगस होता है। तो ये चूंकि मैं फार्मर से काफी अरसे से जुड़ी हुई हूँ, फार्मर्स हमारा देश में 70% फार्मर्स फार्म लैंड है और फार्मर्स हैं,
फार्मर्स के लिए ये कितना डेंजरस है, और आप इसमें क्या सजेशन देगी कि फार्मर्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मैं यही कह रही ना, जो मास्क डालते हैं, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क दोनों के लिए, कोविड के लिए भी और अब इस फंगस के लिए भी, क्योंकि मेरे फंगस हवा में भी उड़ रहा है। तो मोस्ट कॉमन नाक से ही जाएगा ना अंदर, स्किन से भी जा सकता है, अगर स्किन कटी हो, बर्न हुआ हो, हाथ के ऊपर कोई चोट लगी हो, स्किन से जा सकता है। नोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो सब मास्क पहने ही रखो। दैट्स इट। आपने वैक्सीन के बारे में पूछा, वैक्सीन इज समथिंग न्यू, वी रियली डोंट नो हाउ दिस वैक्सीन, हाउ लॉन्ग इट वर्क्स, डू वी हैव एन एंटीबॉडीज और नॉट येट, वी डोंट नो दैट। तो पता नहीं वो वैक्सीन कितना आपको हेल्प कर रही है, लेकिन अगर हम सुबह सुबह प्रिवेंशन के लिए प्राणायाम करें, लंबी सांस ले, तो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लंग की बेटर हो जाएगी। तो चाहे आपको कोरोना है या नहीं है, ये जो बातें हम पहले कर रहे थे ना कोरोना प्रिवेंशन की, उनको जारी रखिए। ये हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ठीक हो रहा है, बट आई थिंक वी हैव टू कंटिन्यू दोज ओल्ड प्रैक्टिस। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, कि जैसे जिंजर टी, लेमन, दीज आर सिंपल थिंग्स, यू नो, दे वोंट हर्ट यू, बट कंटिन्यू दैट। जिनको क्रॉनिक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, वो नेटी जो करते हैं, करते रहिए। आप नाक को साफ रखिए, तो किसान भी वही सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी सब ने करना है। बिल्कुल डॉक्टर जग, आप सही कह रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बाइडेन साहब है, उन्होंने तो मना कर दिया कि आप अपना मास्क उतार सकते हैं अगर आप वैक्सीन ले ली है। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग जितने भी मैंने अपने लिंक्ड कॉन्टेक्टेड पीपल से बात किया, उनके मुताबिक हमें, और मेरे खुद के मुताबिक भी, दिस इज रॉन्ग डिसीजन। तो एक तरफ हमारी न्यूयॉर्क की जो मेडिकल है वो कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है ये जस्ट 70% तक वर्क कर रही है, और वो भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है। एक गारंटी नहीं है कि आपको वायरस नहीं होगा। दिस इज मेकिंग जो लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। और हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है और हमारे इंडियन पीपल है, हमारे पास तो इम्यूनिटी सिस्टम करने के लिए वैक्सीन से भी ज्यादा बेटर थिंग्स है। जैसे कि डॉक्टर जग भी कह रही हैं कि ये जैसे लेमन टी है, जिंजर है, गार्लिक है, ये चीजें जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। सो दिस इज की गारंटी नहीं है कि वैक्सीन होने के बाद हमें मास्क उतार देना चाहिए। तो इंडिया में भी जैसे अरुणा आप कह रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, तो लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इग्नोरेंस कर दें। ये आंकड़ों में कम हो रहे हैं, लेकिन मेरी अभी कल बात हुई है अंबाला में, तो वहां पे लोग हैं जो दिन ब दिन एक फैमिली में एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे, क्योंकि वो हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती है, बहुत तबाही हुई है। मतलब एक घर में चाहे उनके चूल्हे अलग होते हैं, लेकिन वो लोग एक ही घर में 3-3 फैमिलीज रहती है। एक वो अपने जैसे कि इंडिया में उनके एक्सपीरियंस में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि वो बंदे को सिम्टम नहीं, लेकिन उसका पॉजिटिव आ गया। अब तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप घर रहें, आपको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंदा अगर घर में रहता है, जाहिर है कि वो रूम में कैद तो नहीं रह सकता, वो टॉयलेट भी जाएगा, वो शावर भी लेगा, वो थोड़ा बहुत आंगन में भी निकलेगा, एक ही रूम में। इतने तो हमारे इंडिया में नहीं है कि हर बंदे के लिए एक रूम बनाओ जिसके अंदर सारी फैसिलिटी हो, तो वो सबको इफेक्टेड करेगा। So this is मैंने पिछली बारी डिस्कशन में बताया था, और बकायदा डेटा, गवर्नमेंट का डेटा मेंशन किया था। 130 करोड़ की आबादी पे 1 लाख हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ। 78,000 टोटल ऑल ओवर इंडिया हॉस्पिटल है, और बेड की बात ही मत कीजिए। दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, पहले 25-26 हजार बेड थे, अब 48,000 बेड है। और होता गया था कि दिल्ली में रोज 20-25 हजार पेशेंट, आज शायद कम है, 7 साढ़े 7, कल 4 था। तो रोज 25,000, जहां एक हफ्ता भर पेशेंट आए 8 लाख हो जाता है, और आपके पास बेड 40,000 है, तो फैसिलिटी 40,000 पेशेंट की है, तो नेचुरली कियोस्क तो होएगा ना, क्योंकि आपने हेल्थ सेक्टर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। राम भरोसे जड़ी बूटी हो, गोबर तलो, थाली बजा लो, ये सब कर दो। अरे हमारे JFK एयरपोर्ट पे अरे आज आदमी पैसेंजर पकड़ा, एक आदमी ने पूरी बॉडी पे गोबर लगाया और बैठा हुआ।
आप छोड़िए अरुणा जी, इस ये उनको बातों को छोड़िए, पब्लिक को अवेयर करते हैं। मेडिकल साइंस पे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, इररिलेवेंट चीजों को अवेयरनेस तो करनी पड़ेगी ना। आप अवेयर कर रही हैं सबको, बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी हम जैसे हम सबको बता रहे हैं कि मास्क मत उतारिए, मास्क को धो लीजिए, अगर आप कपड़ा लगा रहे हैं, पुराने खाने को फेंक दीजिए। डॉक्टर कालरा, मास्क की बात बताऊं आपको, नीम के पत्ते के लोगों ने डाला बना के नीम के पत्ते के मास्क बांटे जा रहे हैं हमारे देश में। फोटो भेजती हूँ आपको, वीडियो भी भेजती हूँ। मैं भी उसमें भी कुछ फायदा है, नीम का तो फायदा ही होता था हमेशा। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, नीम इज अ गुड थिंग, यू नो। नहीं, आप बेसिक ये समझिए कि आप दोनों डॉक्टर के सामने मैं ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन इतना थोड़ी बहुत तो जानकारी है कि ये वायरस है, के थाली बजाने गोबर लगाने, डॉक्टर साहब। JFK पे एक पैसेंजर एयरलाइन जब चेकिंग हो रही थी, इंडिया से आया, तो उसकी चेकिंग हुई TSA में, तो उसके गोबर की जो बनाए होते हैं उपले, वो निकले हैं। बताए, मैं तो देखो वो इंडिया से उपले लेके आ रहे हैं, गोबर के बने हुए। पब्लिक अवेयरनेस अमेरिका में बहुत है, गाय, बहुत सारी गाय हैं, वहाँ भी गोबर है, बहुत मिल जाएगा। वहाँ पे भी है। तो ये दिस इज नॉट गुड। अभी जो 21वीं सदी चल रही है, उसके हिसाब से लोगों को थोड़ा फॉलो करना चाहिए इस चीज को। पढ़े लिखे होके भी वो ऐसा अनएजुकेटेड काम करेंगे, अवेयरनेस। जब अमेज़न बेचता है उपले 2 कंडे $2 के, सोच लो। आप ऐसे कह रही हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड है उसमें उपले ही कहते हैं यूज करो खाद के लिए, तो रिवर्स होते जाती है, साइकिल चलते रहते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद लगाओ, और आप ऑर्गेनिक खाद लगाएंगे तो यही सब भी तो बढ़ेगा ही ना, मोल भी आएंगे, सब कुछ आएगा। अब क्या करें, we still have to use discrimination कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा, तो हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप बताइए, अगर हम लोग आपसे अभी ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन ही है, यानी कि आपसे एक थोड़ी सी नॉलेज ही कह सकते हैं कि जैसे कि हमने सब बात कर लिया कि ये क्यों, मतलब फंगस के बारे में। तो जस्ट एक, आई नो इट्स डिफिकल्ट लिटिल बिट, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर किसी को ऐसे फंगस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो वो डॉक्टर इंडिया में, जैसे कि अभी हमने बात की है कि हॉस्पिटल तो मिलते ही नहीं है जल्दी आजकल, और जैसे कि हालात बढ़ रहे हैं, ये पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ऐसी दिशा में कोई ऐसे भी लोग हैं जो हॉस्पिटल तक रीच नहीं कर पाते, तो कोई फर्स्ट एड उसके लिए है? हाँ, घरेलू उपाय भी हो जाए उसमें, कोई उपाय, वो हॉस्पिटल डॉक्टर मिलने तक उसको होम रेमेडीज कहते हैं। There is no home remedy for mucormycosis. Okay. Unfortunately, this is the truth. Because वो अंदर बढ़ेगी, हम कुछ भी कर ले वो नहीं रुकेगी। Till the time सर्जन, हम लोग उसको बाहर नहीं निकालते, और आपको जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई जज से कि एम्फोटेरेसिन B नहीं मिलती और शुगर कंट्रोल नहीं होती, आप really there is zero home remedy. So like she said, डिस्क्रिमिनेशन, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। गोबर के कंडे ऑर्गेनिक खाद के लिए बहुत अच्छे हैं, पर शरीर पे लगाने के लिए ठीक नहीं है, तो विवेक का इस्तेमाल करना है। एंड वन थिंग मैम, यू मेंशन्ड अबाउट द होम क्वारंटाइन सिचुएशन इन इंडिया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू आर राइट, पर इसमें ना अगेन पेशेंट हैव टू बी नाइस। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हुई है कि अगर आपके घर में सेपरेट रूम की फैसिलिटी है, और अगर आपके पास में सेपरेट टॉयलेट है, तो ही आपको होम क्वारंटाइन होना है। ये हर स्टेट में अवेलेबल है। और द पॉइंट इज, मतलब मैंने खुद देखा, बहुत सारे पेशेंट्स को फॉलो करते हैं, और अगर उनका होम क्वारंटाइन फैसिलिटी नहीं है तो L1 फैसिलिटी होती है, आइसोलेशन फैसिलिटीज बनी हुई हैं कई सारी, ऑब्वियसली फुल हो गई, मैम इज करेक्ट, वो कितना ओवरफ्लो आ गया, अदरवाइज आइसोलेशन फैसिलिटीज है, आपको वहां रहना होता है। बट पेशेंट्स झूठ बोलते हैं, घर पे रुकते हैं, और फिर पूरे परिवार में फैलता है। सो आई बिलीव, मैं आपसे एक मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगा कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को काम करना है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, ऑब्वियसली हेल्थ केयर पे काम करना है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स को भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक को भी बहुत ज्यादा सेंसिबल होना है और जिम्मेदार होना है। तो डॉक्टर इसके लिए कोई खाने पीने का तो नहीं है कोई, मतलब
कुछ होता है कई जैसे वायरस में ये नहीं खाना ये खाना, तो अगर किसी को ये फंगस की प्रॉब्लम आती है तो उसमें कुछ खाने पीने का चक्कर तो नहीं है कि आपको इस चीज से परहेज करना है? और बस ऐसी चीज जैसे कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है जो उसको और वो खराब करती हो, जैसे आपको डायबिटीज है तो आपको मीठी चीजें नहीं खानी। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको पता है कि अगर मैं बहुत नमक खाऊंगी या कुछ खाऊंगी तो मेरे को किडनी की प्रॉब्लम और बढ़ेगी, तो वो चीजें आपको नहीं लेनी। कि जो ऑलरेडी आपका शरीर कमजोर है उसको और कमजोर नहीं करना, बस इतना ही आप कर सकते हैं। और जल्द से जल्द आपको मेडिकल कहीं ना कहीं पर अटेंशन लेनी है, इसमें आप खुद बहुत कम कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली जस्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आई नो कि इसका आई थिंक इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए तो कनेक्टेड भी है। जैसे कि कोई इंसान की किडनीज का प्रॉब्लम है और वो डायलिसिस की स्टेज पे है और वीक में 1 या 2 बार उसकी डायलिसिस होती है, तो वो खा भी कुछ नहीं रहा, लेकिन उसको डॉक्टर कहते हैं कि आपको खुराक की भी जरूरत है, लेकिन वो विटामिन नहीं ले सकता, कुछ नहीं ले सकता। तो ऐसे में वो उसको मतलब अगर आप कुछ बता सके कि उसको क्या स्पेशली खाना चाहिए कि वो इस वीकनेस से बचे, क्योंकि अगर डायलिसिस के बाद उसको वीकनेस होती है तो आई थिंक फंगस और वायरस जैसे जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी इफेक्ट होता है पेशेंट। सो अगर उसके बारे में आप उसकी कुछ डाइट के बारे में बता सके कि उसको क्या खाना चाहिए। प्रितपाल जी, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा, डायलिसिस और उसकी डाइट के बारे में मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मेरे ख्याल से डॉक्टर कालरा, क्योंकि वो जनरल ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनको मुझसे ज्यादा पता होगा। ये क्वेश्चन आप प्लीज उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, आपका जैसे प्रितपाल जी इन्होंने बोला कि खाने का कोई ऐसे स्पेशल नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे बात लगती है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पेशेंट ऑफ कोविड एंड म्यूकोरमाइकोसिस। आप हाइड्रेशन रखेंगी, आपकी किडनीज क्लीन रहेंगी, आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ये नहीं कि जरूरी सॉल्ट और शुगर से, और भी चीजों से, लाइक जो चाय बना लें, कुछ भी। हाइड्रेशन नंबर 1। नंबर 1, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होने से इम्यूनिटी कम होती है। तो विटामिन डी आपने देखा, जिंक और विटामिन डी, कोई इट्स नॉट ए सॉलिड प्रूफ इट हेल्प्स, बट विटामिन डी डेफिनेटली हेल्प्स। अगर वो कमी है तो वो सबको विटामिन डी एक्स्ट्रा लेना चाहिए। ये 2 चीजें सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और शुगर का तो कंट्रोल करना ही करना है, वो हम सब ने करना है। सो जो आपने रीनल डायलिसिस के क्वेश्चन पूछा, उसके लिए अगेन हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पेशेंट। उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि दैट्स व्हाट दे आर गेटिंग आउट। अल्कलाइन, अगर बॉडी को किसी तरह से अल्कलाइन कर सकते हैं, जैसे क्रैनबेरी जूस पीते हैं सब लोग, थोड़ा बाइकार्ब डालते हैं। एसिडिटी इज बैड फॉर द बॉडी, फॉर अगेन वायरसेस, बैक्टीरिया, एवरीथिंग। सो दीज आर सम ऑफ द होम रेमेडीज। उनकी रीनल डाइट होती है स्पेशल, उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे गिव देम रीनल डाइट। और उनका जो, अगर उनको भूख कम लगती है, उनके लिए स्पेशल एंश्योर टाइप ग्लिसरना होता है। सो देयर आर सम थिंग्स दैट कैन बी डन फॉर अ रीनल पेशेंट सेपरेट। Important point to me is keeping the appliance clean. जब वो डायलिसिस करते हैं तो उनको अप्लायंस हर पेशेंट के बाद में क्लीन करने चाहिए। और हम लोग, मैं तो देखिए सैनिटाइजर हर वक्त साथ में रहता है, कुछ भी करूं सैनिटाइजर। आप सब पब्लिक को कहें कि बाथरूम जाए सैनिटाइजर लगाए, पानी पिए सैनिटाइजर लगाए, क्योंकि जिस चीज को भी आप टच करेंगे ना उसमें वायरस तो है ही है, म्यूकस भी म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है। सो ये हम लोग प्रिकॉशन ही ले सकते हैं। और तो बाकी तो देखिए, इट्स ए वेरी अननोन टेरिटोरी। ये जो हमारी डिजीज है, इसको हम अच्छी तरह से जानते ही नहीं है, तो फिर मुश्किल ही हो जाता है। डॉक्टर जग एंड डॉक्टर शती, आई नो ये क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ आज के टॉपिक से था, और लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि मेरे को ये क्वेश्चन किसी ने बोला था कि आप पूछ न सकना अगर हो सके हमारे जरूर, क्योंकि हम आज लाइव नहीं है, हम अपने प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फोन करके पूछूं, तो मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में हम फोन नहीं ले रहे हैं, हालांकि आपको पता है हम फोन लेते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। सो थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। तो जस्ट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो नहीं, एक क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, हाउ डज द गार्गल, कोई एंटीसेप्टिक गार्गल, डज दे हेल्प द माउथ फंगस को प्रिवेंशन करने के लिए?
ये भी हम, आप बताइए हमको, आप क्या करते हैं? पैराडॉक्स करते हैं, क्या यूज करते हैं आप पेशेंट के लिए? माउथ गार्गल। ठीक है मैम, माउथ गार्गल स्पेसिफिकली फॉर व्हाट? टू प्रिवेंट द फंगल इन्फेक्शन। हाँ जी, यस। हाँ जी, ओके। सो वन थिंग मैडम, जो म्यूकरमाइकोसिस है इसका पोर्टल ऑफ एंट्री यानी कहाँ पे शरीर में घुसती है वो मुंह नहीं है, वो नाक है। सो इट डजेंट मैटर कि पेशेंट हमारा कितनी बार दिन में 100 बार भी गरारे कर रहा है, उसको ये होनी सांस के रास्ते से, नोज। सो गार्गल्स विल नॉट हेल्प। गुड टू नो। वो जब माउथ में कभी थ्रश हो जाती है ना फॉर द पेशेंट कैंडिडाइसिस, हाँ तो मैं पैराडॉक्स देती हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि डज इट अफेक्ट द नोज टू? क्या नोज से करे तो नोज मैम एक्चुअली so we have to understand nose is very complex. नोज एक कमरे की तरह नहीं है, उसमें ऐसे 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 बहुत सारे रास्ते हैं, तो एक तो हर जगह जाएगा नहीं। सेकंडली इट विल बी वेरी इरिटेंट इन नोज। एंड थर्ड, लाइक आई टोल्ड यू, म्यूकरमाइकोसिस ब्लड वेसल के अंदर चली गई। अब बाहर से जितने मर्जी गरारे कर लीजिए, एक बार वो चली गई तो चली गई। नो गार्गल इज नो gargle is gonna help patient. Right, absolutely, yeah. Thank you so much Dr. Saab, thank you so much Dr. Jagg ji and Dr. Satish ji। आपने बहुत अच्छे महत्वपूर्ण जो है हमारे दर्शकों को जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और अरुणा जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने हमें जो करंट सिचुएशन रनिंग है उसके बारे में आगाह करवाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो सब दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग इस प्रोग्राम को पूरा जरूर देखें, ये नहीं कि एंड में जाके देखें। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ एंड ऑफ तक देख के मुझे जरूर रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन पूरा देखें क्योंकि ये आपको हेल्थ को लेके है और इसको शेयर भी करें। डॉक्टर सतीश, डॉक्टर जग ने भी बताया कि ये हमारे लिए कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत देर से है, लेकिन अभी जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से और डायबिटीज की वजह से, कोरोना की वजह से और कई तरह की और लंग्स प्रॉब्लम होती है, किडनी से, उसकी वजह से जो हमारा जो अंदर है एक सिस्टम कमजोर हो जाता है। और दूसरा मैं अपने हिसाब से कहूँ तो हमारे जो इंडिया में आजकल घर है वो घर एक कंक्रीट के बन गए हैं, क्योंकि पहले घर होते थे, पेड़ पौधे होते थे, ताजी हवा होती थी, ताजी सांस लेते थे, हवा में ऑक्सीजन अच्छी नेचुरल आपको मिलती थी फ्री। लेकिन आज आप देखें तो पेड़ पौधों की कटाई छटाई कुछ भी नहीं बचा है, पूरा पूरा एक, जहाँ पे गांव में बहुत हुआ करते थे, अभी तो मेरा जैसा कि मैं काफी देर से नहीं गई हूँ, लेकिन जैसा कि मैं देखती हूँ, लाइव करती हूँ, लोग दिखाते हैं, तो गांव में भी पेड़ नहीं रह गए। तो वो पूरे घर उन्होंने पूरे बंगला नुमा बेसमेंट नुमा बना लिए हैं, कोई हवा का वो नहीं है, इतना सा वो अंदर में रास्ता रख देते हैं, ऊपर से हवा आने के लिए वो भी बंद कर देते हैं, तो वो नमी वाली जगह पे रहने लगे लोग, बॉडी हर समय नम रहती है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर ब्रेड को ही थोड़ी देर हम छोड़ दे, किसी चीज को छोड़ दे, तो वो नम चीज हो जाती है, फंगस हो जाती है, तो नम चीज को तो फंगस पकड़ेगी ना, तो बॉडी को भी अगर धूप नहीं लगेगी, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग न्यूयॉर्क के जो लोग हैं वो 80% तक फंगस और इन्फेक्शन और साइनस के पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का वेदर नम है, यहाँ पे हमेशा बारिश रहती है। आज भी देखो सारा दिन क्लॉडी है और रेन हो सकती है, कल धूप थी। यहाँ का वेदर बहुत खराब रहता है, हमेशा ही कभी धूप होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 100 में से लगाएं तो 80% यहाँ पे वेदर जो है वो ठंडा ही रहता है, बहुत कम। आज बहुत अच्छा है जी, आज वेदर बहुत इंडिया में क्या है, इंडिया में लोगों ने खुद ही बना लिया है, पूरे घर उन्होंने कवर कर लिए है, पेड़ पौधे काट दिए। यहाँ पे कम से कम हरियावल है, हर घर आपको एक बात बताओ, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय हमारा एग्रीकल्चर लैंड 82.5% था, एग्रीकल्चर लैंड टोटल इस देश में। और आज का, हाँ, हम 82% एग्रीकल्चर लैंड थी अपने पूरे देश में, आज हम 65% है। देखिए, तो सोच लीजिए, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज, अपने एग्रीकल्चर को, अपने जो ताजी हवा है, उस सबको खत्म कर रहे हैं। हमारा खेत खत्म कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, शहर बन रहे हैं। कल मेरे पास किसी एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है और वो लाइव करना चाहते हैं कि पता नहीं कितने एकड़ का जंगल जो है फिरोजपुर में काट के वहां पे फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो वो वहां पे सब लोग जो है वो धरना। अरे दिल्ली में रिच एरिया काट दिया। हाँ, वही तो 3000
पेड़ काट दिए साउथ दिल्ली से और वहां कंक्रीट का महल, सारे फ्लैट बना दिए गए, दिल्ली जैसे कुछ बचा ही नहीं है। हर जगह बिल्डर माफिया हावी है। अब उत्तराखंड में क्यों इतना सब कुछ कोलैप्स हुआ है? सिर्फ इसलिए कि आप प्रीत जी अगली बारी इस पे रखिए कि कैसे ये हमारा पूरा इंडिया चेंज हो रहा है। 82% पंजाब से 3 दिन से लगातार ये न्यूज आ रही है कि आप मैम प्लीज नेक्स्ट इस पे करिएगा। तो अगर सोचा जाए तो वायरस और ये फंगस और ये बीमारियां इसी चीज से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोगों को ताजी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हवा नहीं मिल रही, हम सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो इस वजह से भी लोग सफर कर रहे हैं। तो आप आपको एक छोटी सी जानकारी इसमें, पीपल का पेड़ 100% ऑक्सीजन का सोर्स है। उसके बाद और हमारे यहाँ पीपल ही काट दिए गए। और ये देखिए, ये मसले तो हम लोगों से बहुत ऊपर है। नहीं वो वही तो मैं बता रही हूँ, इससे एक चर्चा होनी चाहिए हमें। इसमें और एक्सपर्ट करके चर्चा करनी चाहिए। जरूर ऐसे जर्नलिस्ट जी, नेक्स्ट शो में आपकी और उन लोगों की रिक्वेस्ट जो आ रही है, मेरा अपना थैंक यू, सॉरी मैंने डॉक्टर लोगों के साथ जी, अवेयरनेस तो सब चीज की चाहिए, मेडिकल वो रीच कर रहे हैं, तो सोच के कर रहे हैं। अवेयरनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हेन यू आर नॉट अवेयर देन यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल तो हम लोग तो खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारा प्रीतनामा की इतनी वैल्यू है कि लोग समझते हैं और रीच करते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप पहले लेके आइए। तो हम लोग जरूर करेंगे अरुणा जी। फिलहाल आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली डॉक्टर शती जी, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम जो है हमें दिया और महत्वपूर्ण जो है एक इंफॉर्मेशन दिया, पब्लिक को आगाह किया। डॉक्टर जग जी, आपने भी ड्यूटी छोड़ के और अपना जो समय दिया है। और अरुणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपको पुकारो आप हाजिर होते हैं सेवा में और हम आपका वक्त लेते हैं। तो सभी दर्शकों से मेरी ये निवेदन है कि प्लीज आप लोग प्रोग्राम को पूरा देखें, शेयर करें। आपकी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, अपने आस पड़ोस की हेल्थ के लिए, हम लोग जो कर रहे हैं सफर आजकल ये भयानक बीमारियों से, इस सिचुएशन से, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग भी लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में जागरूकता लाएं कि ये चीज सही है। बिना परसेप्शन की ये ब्लैक फंगस इज डेंजरस, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये न्यू नहीं है, लेकिन आजकल ये डेंजरस हो गया है क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन की वजह से कमजोर हो चुका है। और जैसे कि अरुणा ने बताया कि बहुत सारे पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज डॉक्टर साहब की बात भी मानिए, अपना शुगर लेवल को कंट्रोल कीजिए, अपना जो बॉडी है उसको क्लीन रखिए, जो भी हेल्थ इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो कीजिए, डाइट का ध्यान रखिए। इसके बावजूद भी आप अगर फंगस के शिकार होते हैं तो प्लीज, जैसे कि डॉक्टर क्षितिज ने कहा कि कोई भी मेडिसिन बिना किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ना ले। अपने आप फार्मेसी में जाके, केमिस्ट में जाके हरी पीली लाल गोली जो भी बोलते हैं बिल्कुल आप ना ले, ना ही किसी आस पड़ोस के झोला छाप डॉक्टर के पास जाए। अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए और उनसे अपना इंस्ट्रक्शंस ले, उनका जो ट्रीटमेंट है आप लोग ले, क्योंकि जान है तो जहान है। झोला छाप डॉक्टर की एक 10 रुपए की आपको पुड़िया जो है वो आपको 10-15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए रिलैक्स दे सकती है, क्योंकि उन दवाइयों में एक ड्रग जैसी चीज हम कह सकते हैं, नशा होता है, लेकिन वो आपको, आपकी जो जान है उसको सेव नहीं करती, वो आपका इलाज नहीं करती। तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और सही से इलाज करवाएं। तो और प्रे करें सबसे ज्यादा भगवान से भी कि प्लीज आप लोग अब भगवान से प्रे करो कि इस सब सिचुएशन को ठीक करें। हम गुनाह मानते हैं। और पेड़ पौधे हमारा टॉपिक लास्ट में आया है, हम अगला शो है जरूर लेके आएंगे। आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है, आई नो, बट टाइम बाय टाइम वी विल डू। एंड आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पेड़ पौधे जरूर लगाएं। आपके अगर घरों में पेड़ के लिए जगह नहीं है तो गमले ही लगाएं, कम से कम छत पे। और उनका भी, गमले लगाते वक्त भी आप पानी वगैरह का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मतलब नमी ना फैलाएं, और पानी भी उनको दे जितना उनको जरूरत है। ज्यादा नमी होने से फिर आपके भी घर में नमी की आएगी और फंगस फैलने का डर रहेगा। सो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर क्षितिज, डॉक्टर जग जी एंड अरुणा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।
मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। कीप इन टच विद प्रीतनामा। प्रीतनामा टीवी नाल जुड़न लई ते अपने कारोबार संबंधी इश्तिहार लगवाउण लई संपर्क करो साडे नंबर 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com।